क्या आपको कभी लगा है कि जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है? जैसे यही पल, यही जगह, यही बातें आप पहले जी चुके हों। किसी चेहरे को पहली बार देखकर भी एक अजीब सी पहचान महसूस होती है। ये सिर्फ एक दिमागी वहम नहीं है। क्या हो अगर हमारी पूरी रियलिटी, हमारा इतिहास एक स्क्रिप्ट की तरह पहले से लिखा हुआ हो? एक ऐसी स्क्रिप्ट जो बार बार इन एवरी डिटेल दोहराई जाती है। हजारों साल पुराने ग्रंथों में एक ऐसे ही कॉस्मिक साइकिल का जिक्र है, और आज मॉडर्न मैथमेटिक्स भी एक ऐसी ही चिलिंग पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा फ्री विल, हमारी मर्जी, क्या वो सच में हमारी है, या हम सब एक बहुत बड़े अनजाने पैटर्न का हिस्सा है? एक ऐसा लूप जो शायद हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल डिबेट नहीं है, ये हमारी एग्जिस्टेंस की सबसे गहरी पहेली हो सकती है। चलिए इस लूप को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सवाल कि क्या सब कुछ पहले से तय है, हमें एक बहुत गहरे फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है डिटर्मिनिज्म का आइडिया। इसका मतलब है कि यूनिवर्स में होने वाला हर इवेंट अपने से पहले हुए इवेंट्स का एक डायरेक्ट रिजल्ट है, एक चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जो बिग बैंग से शुरू हुई और अब तक चली आ रही है, बिल्कुल डोमिनोज की तरह। अगर आप पहली डोमिनो को गिराते हैं तो आपको पता है कि आखिर डोमिनो भी गिरेगी। इस थ्योरी के हिसाब से अगर किसी को यूनिवर्स की एग्जैक्ट स्टेट, हर पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक पर्टिकुलर मोमेंट पर पता हो और उसे नेचर के सारे लॉज भी पता हो, तो वो थ्योरेटिकली भविष्य में होने वाली हर चीज को परफेक्टली प्रेडिक्ट कर सकता है। इसमें आपकी अगली सोच, आपका अगला एक्शन, सब कुछ शामिल है। इस व्यू में फ्री विल यानी अपनी मर्जी से कुछ करने की आज़ादी बस एक इल्यूजन है, एक धोखा। आपको लगता है कि आपने सुबह कॉफ़ी पीने का फैसला किया, लेकिन डिटर्मिनिज्म कहता है कि ये फैसला आपके जीन्स, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके ब्रेन के न्यूरोकेमिकल स्टेट और हजारों दूसरे फैक्टर्स का रिजल्ट था, जो खुद पहले के कॉजेस का रिजल्ट थे। आपके पास कॉफ़ी की जगह चाय चुनने का ऑप्शन असल में था ही नहीं। लेकिन ये बात हमें अंदर से सही नहीं लगती है ना? हम सब अपनी एजेंसी को फील करते हैं। हमें लगता है कि हमारे चॉइसेस हमारे अपने हैं, और यही से दूसरा आइडिया आता है, फ्री विल। लिबर्टेरियन फ्री विल का कॉन्सेप्ट कहता है कि हम इंसान रैशनल एजेंट्स हैं और हमारे पास अलग अलग पॉसिबल एक्शंस में से चुनने की जेन्युइन कैपेसिटी है। हमारे डिसीजन सिर्फ पास्ट इवेंट्स का रिजल्ट नहीं है, हम खुद सेल्फ अपने एक्शंस का सोर्स है। इसी फ्री विल पर तो हमारी मोरालिटी, हमारे कानून, किसी को प्रेज या ब्लेम करने का पूरा सिस्टम टिका हुआ है। अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता तो उसे उसके एक्शंस के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? ये बहस हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी और साइंस ने इस बहस को एक नया और शायद ज़्यादा अनसेटलिंग रूप दे दिया है। तो अगर रियलिटी एक प्री डिटर्मिन्ड स्क्रिप्ट पर चल रही है, तो उस स्क्रिप्ट का आर्किटेक्चर कैसा हो सकता है? इस सवाल का एक बहुत पुराना और डिटेल जवाब वैदिक फिलॉसफी में मिलता है। यहाँ टाइम यानी समय वो सीधी लकीर नहीं है जैसा हम सोचते हैं। वैदिक ट्रेडिशन में समय को काल कहा गया है, और काल सिर्फ एक पैसिव मेजरमेंट नहीं है, ये एक एक्टिव पावरफुल फोर्स है, एक कॉस्मिक इंजन जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों को चलाता है। काल ही सब कुछ बनाता है और काल ही अंत में सब कुछ मिटा देता है। इसी काल के आर्किटेक्चर का सबसे फेमस मॉडल है युगा साइकिल। ये मॉडल हिस्ट्री को प्रोग्रेस की कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेडिक्टेबल साइक्लिकल डिक्लाइन की कहानी की तरह देखता है। इस मॉडल के अनुसार यूनिवर्स एक बहुत बड़े साइकिल से गुजरता है, जिसे महायुग कहते हैं, और ये महायुग 4 हिस्सों में 4 युगाज में बटा हुआ है। पहला है सत्य युग, द गोल्डन एज। ये परफेक्शन का दौर है। धर्म यानी मोरालिटी और राइटनेस अपने चारों पैरों पर खड़ा है। इस युग में कोई झूठ, लालच या नफरत नहीं है। इंसानियत स्पिरिचुअली एडवांस्ड है और लोगों की उम्र हजारों साल लंबी होती है।
यहाँ किसी को पूजा या रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब नेचुरली ही वर्चुअस है। लेकिन साइकिल घूमता है और आता है त्रेता युग, द सिल्वर एज। यहाँ से डिक्लाइन शुरू होता है। धर्म अब अपने 3 पैरों पर खड़ा है। दुनिया में पहली बार वाइस यानी अधर्म की एंट्री होती है। लोग अभी भी महान और गुणी हैं, पर अब उन्हें स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए यज्ञ और रिचुअल्स करने पड़ते हैं। साइकिल और आगे बढ़ता है। आता है द्वापर युग, द ब्रॉन्ज एज। अब धर्म सिर्फ 2 पैरों पर खड़ा है। अच्छाई और बुराई लगभग बराबर हो चुकी है। इंसानी समझ कमजोर हो जाती है। इसीलिए एक सिंगल वेदा को 4 वेदास में बांटा जाता है, ताकि लोग उसे समझ सके। मंदिरों में पूजा करना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मेन फॉर्म बन जाता है। और फिर साइकिल अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है। कली युग, द आयरन एज। वो युग जिसमें हम अभी जी रहे हैं। ये अंधकार, लड़ाई और पाखंड का दौर है। धर्म अब सिर्फ एक पैर पर लड़खड़ा रहा है। लालच और गुस्सा आम बात है। इंसान की उम्र बहुत कम हो गई है। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग अपने लोएस्ट लेवल पर है। इस सिस्टम के मुताबिक कली युग के अंत में दुनिया इतनी करप्ट हो जाएगी कि विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि आएंगे। वो बुराई को मिटाकर एक नए सत्य युग की शुरुआत करेंगे और साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। ये युगा साइकिल भी एक बहुत बड़ी कॉस्मिक क्लॉक का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसे 1000 महायुग मिलकर ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन बनाते हैं, जिसे एक कल्प कहते हैं। और हर कल्प के अंत में एक प्रलय यानी पार्शियल डिसोल्यूशन होता है। ब्रह्मा की 100 साल की लाइफ के बाद एक महाप्रलय होता है, जिसमें पूरा का पूरा यूनिवर्स अपने सोर्स में वापस समा जाता है, सिर्फ एक नए साइकिल में फिर से बनने के लिए। ये एक ऐसा विजन है जिसमें हिस्ट्री रैंडम नहीं है। ये एक ग्रैंड रिपीटिंग पैटर्न है, एक कॉस्मिक स्क्रिप्ट। इस फ्रेमवर्क में किसी भी युग का मॉरल कैरेक्टर वहाँ रहने वाले लोगों की कलेक्टिव चॉइस का नतीजा नहीं है, वो उस युग का इनबिल्ट फीचर है। सत्य युग से कली युग तक का ये डिक्लाइन उतना ही इनेविटेबल है जितना मौसमों का बदलना। तो ये एक एंशिएंट ब्लूप्रिंट है, एक ऐसी रियलिटी का जो खुद को दोहराती है, एक कॉस्मिक क्लॉक जो एक तयशुदा पैटर्न पर टिक टिक कर रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है, या फिर एक रिपीटिंग यूनिवर्स का ये आइडिया कहीं और भी गूंजता है, शायद मैथमेटिक्स और फिजिक्स की भाषा में? तो ये जो एक ग्रैंड रिपीटिंग साइकिल का आइडिया है, ये सिर्फ एंशिएंट कॉस्मोलॉजी तक ही लिमिटेड नहीं है। साइंस और मैथमेटिक्स के पास इसका अपना एक वर्जन है। ये हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड से निकालकर फिजिक्स और मैथमेटिक्स की दुनिया में ले आता है। 1890 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन हेनरी पॉइंकैरे ने एक थ्योरम प्रपोज की, जिसे आज हम पॉइंकैरे रिकरेंस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये थ्योरम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है और ये कहती है कि कुछ खास तरह के सिस्टम्स को अगर आप काफ़ी लंबे समय तक ऑब्जर्व करें तो वो t-0 वाली स्टेट में या उसके बेहद करीब वापस ज़रूर लौटेंगे। बेसिकली जो हुआ है वो दोबारा होगा। लेकिन यह थ्योरम हर सिस्टम पर लागू नहीं होती। इसकी 2 मेन कंडीशंस है। पहली कंडीशन, सिस्टम को एक क्लोज सिस्टम होना चाहिए, मतलब बाहर से कोई एनर्जी या मैटर उसके अंदर ना आ सके और अंदर से कुछ बाहर ना जा सके, और उसके स्टेट्स की संख्या फाइनाइट होनी चाहिए। इसे समझने के लिए एक ताश की गड्डी का एग्जाम्पल लेते हैं। एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं। इन कार्ड्स को अरेंज करने के तरीके बहुत सारे हैं, अ वेरी बिग नंबर, लेकिन फिर भी वो नंबर फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं। अब सोचिए, आप उस डेक को एक परफेक्ट शफलिंग मशीन में डालते हैं, जो हर सेकंड एक नया यूनिक कॉम्बिनेशन बनाती है। क्योंकि कॉम्बिनेशंस की संख्या फाइनाइट है, तो वेरी वेरी लॉन्ग टाइम के बाद मशीन उसी ऑर्डर पर वापस जरूर आएगी जिससे उसने शुरू किया था। ये इनविटेबल है। दूसरी कंडीशन, सिस्टम के डायनामिक्स वॉल्यूम प्रिजर्विंग होने चाहिए। ये थोड़ा टेक्निकल है, बट सिंपली पुट इसका मतलब है कि सिस्टम को गवर्न करने वाले लॉज ऑफ फिजिक्स इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करते। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों इस रूल को फॉलो करते हैं। अगर हम ये अज्यूम करें कि यूनिवर्स एक क्लोज्ड सिस्टम है, अगर हम ये माने कि उसमें टोटल एनर्जी और मैटर फाइनाइट है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से यूनिवर्स के सभी पार्टिकल्स को अरेंज करने के पॉसिबल तरीकों की संख्या भी फाइनाइट होगी। ये नंबर इतना बड़ा है कि उसे लिखना या इमेजिन करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट स्टिल इट्स अ फाइनाइट नंबर। और अगर ये सच है
तो पॉइंकारे रिकरेंस थ्योरम हमारे पूरे यूनिवर्स पर लागू होता है। इसका मतलब ये है कि अब वेरी 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 लॉन्ग टाइम के बाद यूनिवर्स की करंट स्टेट यानी हर गैलेक्सी, हर स्टार, हर प्लैनेट और हर एटम की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम सब कुछ रिपीट होगा। आपकी लाइफ, आपकी मेमोरीज, आपकी चॉइसेस, एवरीथिंग एग्जैक्टली एज इट इज नाउ। ये एक मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी है। ऑफ कोर्स यहाँ एक बहुत बड़ा बट है, वो है टाइम। इस रेपिटिशन में लगने वाला टाइम, जिसे पॉइंकारे रिकरेंस टाइम कहते हैं, वो इतना ज़्यादा है कि यूनिवर्स की करंट एज उसके सामने 1 सेकंड के फ्रैक्शन जितनी भी नहीं है। ये नंबर 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 70 ईयर्स के ऑर्डर का हो सकता है। ये सिर्फ बड़ा नहीं है, ये हमारी कॉम्प्रिहेंशन के बाहर है। और इस आइडिया को लेकर साइंटिफिक कम्युनिटी में डिबेट्स भी है। क्या यूनिवर्स सच में एक क्लोज सिस्टम है? अभी तो हम देख रहे हैं कि वो एक्सपैंड कर रहा है। अगर ये हमेशा एक्सपैंड करता रहा इन व्हाट्स कॉल्ड अ हीट डेथ सिनेरियो, तो शायद ये थ्योरम अप्लाई ही ना हो। लेकिन अगर यूनिवर्स साइक्लिकल है, अगर बिग बैंग के बाद एक बिग क्रंच भी होना है, तो ये रिकरेंस वाली पॉसिबिलिटी बहुत रियल हो जाती है। ये थ्योरम हमें कोई फाइनल आंसर नहीं देती, पर ये एक पावरफुल थॉट एक्सपेरिमेंट जरूर देती है। ये हमें बताती है कि इटर्नल रिटर्न का आइडिया सिर्फ फिलॉसफी या मिथोलॉजी का हिस्सा नहीं है। मैथमेटिक्स के कोल्ड हार्ड लॉजिक में भी इसके लिए एक जगह मौजूद है। ये सब जानने के बाद एक बहुत भारी सवाल मन में उठता है। अगर इतिहास की कहानी पहले से लिखी है एक ग्रैंड स्क्रिप्ट की तरह, और अगर पॉइंकारे रिकरेंस थ्योरम के हिसाब से यूनिवर्स को अपनी कहानी दोहरानी ही है, तो मेरे और आपके फैसलों का क्या मतलब है? What is the point of our choices? ये सवाल हमें सीधा फ्री विल और डिटर्मिनिज्म की उस सदियों पुरानी बहस में ले जाता है। पर अब हमारे पास सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, अब हमारे पास न्यूरोसाइंस भी है। बेंजामिन लिबेट के फेमस एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट ने पाया कि हमारा ब्रेन एक डिसीजन लेने की एक्टिविटी दिखाना शुरू कर देता है इससे पहले कि हम कॉन्शियसली ये रियलाइज करें कि हमने कोई डिसीजन लिया है। ये गैप कुछ मिलीसेकंड से लेकर कई सेकंड्स तक का हो सकता है। यानी आपका कॉन्शियस माइंड जिस चॉइस को अपना कह रहा है, वो प्रोसेस तो ब्रेन में पहले ही शुरू हो चुका था। कई न्यूरोसाइंटिस्ट इसे ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि हमारी कॉन्शियस विल असल में ड्राइवर नहीं बल्कि पैसेंजर है। ये एक्शन होने के बाद उसे जस्टिफाई करने वाली एक कहानी गढ़ती है, एक्शन को इनिशिएट नहीं करती। हालांकि इन एक्सपेरिमेंट्स के इंटरप्रिटेशन पर बहुत डिबेट होती है, पर ये फाइंडिंग्स इस पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करती है कि हमारा एजेंसी का सेंस, हमारी चेतना का सबसे फंडामेंटल एक्सपीरियंस शायद वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। क्या हम सिर्फ एक ऑब्जर्वर है जो बस कहानी अनफोल्ड होते हुए देख रहा है? और अगर ये पूरी रियलिटी एक साइकिल है, तो इस साइकिल से बाहर निकलने का मतलब क्या है? क्या कोई ऐसी स्टेट है जहाँ ये लूप, ये रेपिटिशन आप पर असर करना बंद कर दे? इन सवालों को हमने ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लोर किया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आप उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि शायद आंसर्स बाहर कहीं नहीं है, शायद वो अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी आपके अंदर मौजूद है। और शायद इस पूरे साइकिल को समझने का मतलब उससे भागना नहीं बल्कि उसे देख पाना है।